हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई? सब बढ़िया चल रहा है। हैप्पी मकर संक्रांति। हालांकि मना ही लिए होगे, है कि नहीं? हम तो लेट हैं। खैर कोई बात नहीं। तो आज है हम लोगों का साइंस एंड टेक का डे नंबर 3 PYQ सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले 2 दिन हम लोग कर चुके हैं और आज ये हमारा तीसरा दिन है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भैया, कंसिडर कर रहा है, ये एजर्सन है, ये रीज़न है। क्या बोल रहा है? इन द पीरियोडिक टेबल। सब कोई देखा है पीरियोडिक टेबल, अपने तो रूम में भी चिपका करके रखे होगे, है कि नहीं? अभी नहीं रखे होगे लेकिन 10-12 तक तो रखे ही होगे। ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब भैया ये क्या बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे ना, जो केमिकल एलिमेंट्स अपने पास हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, ये कह रहा है कि ऑलवेज, हमेशा ही ये पाया जाता है कि भैया वो इंक्रीज़ करता है। कहाँ से? टॉप से लेकर के बॉटम तक। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? तो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि एफिनिटी का मतलब होता है लव। ठीक है, और इसके पहले लग गया है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन को लव करता हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है ज़रा सा ये समझ जाओ। ठीक है, कि अगर मेरे को कुछ चाहिए होगा, ठीक है, अगर मेरे को कुछ चाहिए होगा उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ उसको जाने देना होगा, मतलब कि कुछ ना कुछ हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे इस मान लो कि ये तुम ही हो। ठीक है, तुमको ये चाहिए फ़ोन। ठीक है, फ़ोन चाहिए तो भैया तुमको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मतलब कि कुछ यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन के मामले में समझ लो तो भैया तुम यहाँ पैसा दे रहे हो मोबाइल लेने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन के मामलों के लिए अगर कुछ चाहिए मेरे को, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन चाहिए और कुछ चाहिए, ठीक है, तो मेरे को भाई एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का बात है। ठीक है, तो यहाँ सेम कंडीशंस अपना इलेक्ट्रॉन के साथ में है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि और चाहिए। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एकदम एक लाइन में समझो तो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस आइटम। ठीक है, जब कभी भी गैसियस आइटम में, एक आइसोलेटेड गैसियस आइटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये जो कह रहा है कि भैया ये इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम, तो ये बात गलत कर दिया। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं कि भैया क्या होता है कि ये टॉप से बॉटम इंक्रीज़ ना होकर के वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, टॉप से बॉटम क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। जैसे जैसे तुम यहाँ पर जाओगे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में देखोगे वहाँ तब। ठीक है, तो ये पहला ही गलत हो गया। अब जैसे ही एजर्सन पहला गलत होता है वो आंसर कहाँ दिखता है मेरे भाई? डी में दिखता है ना। ए फॉल्स आर ट्रू, आर ट्रू है, देख लो। इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बात सही है, क्योंकि भैया जो क्या होता है कि जैसे जैसे तुम टॉप से बॉटम की ओर तरफ जाओगे तो जो सेल है, सेल जो है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से ये बात सही कह रहा है। ठीक है मेरे भाई, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, देखो, द प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेज द रेट ऑफ द सेटिंग ऑफ प्लास्टर। ये बात सही है। ठीक है, प्लास्टर कह रहा है कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंस होता है ना NaCl, वो इंक्रीज़ कर देता है इसका। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लास 10th में पढ़े हो गए यार। ठीक है, ये बनता भी है। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, आने के लिए। तो ये कह रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर NaCl है ना, तो वो क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है इसके रेट को। ठीक है, तो ये बात सही है, क्योंकि क्या होता है कि एक कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है NaCl। ठीक है, अब कैटलिस्ट का काम ही क्या है कि भैया रेट ऑफ ये रिएक्शन को बढ़ा देना। ठीक है, कैटलिस्ट का वही काम है। ठीक है, तो वो एक्सलरेट कर देता है, तो ये बात सही है। ठीक है, फिर क्या बोला कि भैया जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट टू स्लो डाउन इट्स रेट ऑफ सेटिंग। ठीक है, तो जिप्सम जो है भैया, जिप्सम जिसे हम क्या आप कह रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, उसको सीमेंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, ताकि जो रेट ऑफ सेटिंग है वो क्या हो सके? डाउन हो सके, मतलब कि थोड़ा सा एक हाइड्रेशन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, सीमेंट पार्टिकल्स के साथ, ताकि वो जो है और आगे तक जो है वो कह सकते हैं कि मतलब उसका थोड़ा ड्यूरेबिलिटी बढ़े। ठीक है, अच्छे से जो है वर्केबल हो और लंबे समय तक चले, इसलिए इसको डाला जाता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन हमको पूछा क्या? नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, अब नॉट करेक्ट देखते हैं। ऑल अल्कलाइन अर्थ, देखो हर जगह ऑल वाला मत करना कि गलत सही हो जाता, मतलब कि ऑल जो है वो गलत होता है, वो कंटेक्स्ट के आधार पे होता है। ठीक है, पॉजिटिव जा रहा है,
स्टेटमेंट की नेगेटिव जा रहा है, उस आधार पे हम लोग ऑल को गलत और सही कहते हैं, ठीक है। तो ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम हाइड्रेटेड साल्ट, ये बात सही है कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब क्या बनाते हैं भैया, हाइड्रेटेड साल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। अब ये देखो तो बेरियम, स्ट्रोंटियम आर फाउंड फ्री इन अ नेचर। अब फ्री इन अ नेचर ये नहीं होते हैं मेरे भाई, जो भी बेरियम और स्ट्रोंटियम जो है ये फ्री नहीं होते हैं नेचर में, ठीक है। नेचर में फाउंड नहीं मतलब नहीं मिलते हैं फ्रीली, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, ठीक है। अदर कंपाउंड्स जैसे हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। जैसे कि अगर बात करो तो ये जो बेरियम है वो तुमको किसके साथ मिलेगा मालूम, बैरिएट के साथ, ठीक है, जिसे हम बैरियम सल्फेट के नाम से। अब केमिकली हम लोग को उतना ज़्यादा डीप डाउन जाना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 2003 का है, उस वक्त रटने वाला क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो अभी उतना हम लोग को डीप में जाना नहीं है कि फिर से 10th क्लास का हम केमिस्ट्री बुक खोल करके यहाँ फिर से हम लोग शुरू हो जाएँ, ठीक है। हालाँकि लेकिन बेसिक जानकारी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये स्ट्रोंटियम जो है मेरे भाई, ये कहाँ मिलता है, किसके साथ मिलता है, तो स्ट्रोनाटाइनाइट के साथ, ठीक है, जिसे हम स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो बोला कि बेरियम और स्ट्रोंटियम जो है फ्रीली मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, नॉट करेक्ट पूछा था, यही सही है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। हमेशा क्या मिलते हैं, कम्बिनेशन में मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, कंसिडर करना है फिर से और पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है ये बताओ, ठीक है। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट आर मिक्सड एज अ डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर सो दैट, ठीक है। क्यों इन लोगों को मिक्स किया जाता है डिटर्जेंट पाउडर में, ताकि देखो क्या बोल रहा है, टू मेंटेन ड्राइनेस ऑफ द पाउडर। देखे हो कभी, देखे क्या कभी यूज ही की होगी यार, ठीक है। जो वॉशिंग पाउडर होता है, ठीक है, वो हमेशा कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है। और उसको ड्राई ही रखा जाता है। कभी कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं कि पानी लग गया, नमी आ गया तो पूरा तरीके से वो जो बूंदा बूंदा होता है वो चिपकने लगता है, ठीक है। तो वैसा ना हो इसीलिए इस चीज़ को डाला जाता है, सोडियम सिलिकेट को, ठीक है। सोडियम सिलिकेट हो गया, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया, ये सब का मिक्स किया जाता है ताकि ड्राइनेस रहे उस पाउडर में, ठीक है, समझे। ताकि ये जो सोडियम सल्फेट क्या करता है, वो उसमें जो भी मॉइस्चर होता है उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और पूरी तरीके से पाउडर को क्या करता है, पूरी तरीके से ड्राई रखने का कोशिश करता है, ठीक है। तो जो कभी देखोगे कि कभी कभी क्या होता है कि गुच्छा टाइप में, ऐसा लद्दा टाइप में बन जाता है उससे सरफ, ठीक है। तो उससे रोकने के लिए ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है। टू मेंटेन द बेसिसिटी ऑफ द पाउडर, ये बात भी सही है, सही। सोडियम सिलिकेट को ये इसमें डाला जाता है ताकि बेसिसिटी मतलब कि जो एल्कलिनिटी है, ठीक है, वो मेंटेन रहे, ठीक है, ओके। ये क्योंकि हेल्प करता है भैया, जो पीएच होता है ना डिटर्जेंट का, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा उस पाउडर को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, ताकि जो भी दाग धब्बे हैं कपड़े में उसको आसानी से ईजिली हम कह सकते हैं कि रिमूव किया जा सके, ठीक है, जो भी क्लॉथ में जो भी दाग धब्बे लगे हुए हैं उसको, ठीक है। तो ये दोनों बात सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर हम कह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आयोनिक, ठीक है, हम लोग पढ़े हुए कोवैलेंट बाउंड, आयोनिक बाउंड सबसे हार्डेस्ट ये होता है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, ये इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। बुक पढ़े होगे चांद का, तो इधर एक कोवैलेंट बाउंड, इधर आयोनिक बाउंड, ऐसा ऐसा हम लोग डिफरेंस पढ़ते थे क्लास 10th में, है कि नहीं। तो इसी से पूछ रहा, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स को ध्यान में रखो और देखो कौन सा बात सही है कौन नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल है अल्कोहल में, बिल्कुल है। और ये क्यों है मालूम, तो इसके डिफरेंस में जो पोलैरिटी का डिफरेंस है उसके वजह से, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या करता है भैया, दोनों ही रखता है, क्या रखता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस को रखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें फोर्स रहता है, हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रखता है और वो पॉजिटिवली नेगेटिवली है, दोनों ही है। तो भैया पूरी तरीके से ऐसे भी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन अल्कोहल में, ठीक है। तो जैसे कि कोई पोलर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, वाटर को जब हम आयनिक कंपाउंड में जब डिसॉल्व करेंगे ना, तो भैया वो क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है आयंस को, ठीक है, सेपरेट कर देता है आयंस को। लेकिन जब हम अल्कोहल को डालेंगे, ठीक है, तो अल्कोहल क्या है, थोड़ा सा
हम लोग कल भी देखे थे वाटर का डाइपोलर नेचर होता है, ठीक है, पानी में, ठीक है। लेकिन जब हम अल्कोहल डालेंगे तो अल्कोहल क्या होता है, लेस पोलर होता है, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब लेस पोलर होता है भैया मेरे, तो थोड़ा सा जो उसका इंट्रैक्शन होगा वो कमज़ोर होगा उससे, ठीक है। अब कमज़ोर होगा तो भैया रिजल्ट के तौर पे हम यही देखेंगे कि भैया वो रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो ये बात मेरे भाई सही है, ठीक है, ये बात मेरे सही है। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं भाई सॉलिड स्टेट में कोई भी हो ना अच्छा कंडक्टर नहीं हो सकता है। हमको क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मूव होगा तब तक कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो भैया ये क्या बोल दिया, सॉलिड स्टेट है, इसी से बदल जाना है, बाकी हमको जान रहे हैं कुछ नहीं जान रहे हैं मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमको चाहिए अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है मेरे भाई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये टाइट रिजिड स्ट्रक्चर क्रिस्टल टाइप में तुम बना दोगे मैं फिर तो कैसे होगा, ठीक है। एक लॉक आयनिक में नहीं हो सकता ना, तो ये दूसरा बात गलत है। ओनली ए हम सही कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है मेरे भाई करेक्ट है, ठीक है। आगे कुछ स्टेटमेंट है जैसे कि क्या बोल रहा है, लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। भैया ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये बात भी सही है कि लिक्विड सोडियम का जो है उसको एज अ कूलेंट के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात अपने आप में पूरी तरीके से सही, हर हम सही बता देगा, सही नहीं है, ठीक है। लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं वहाँ पर ही, ठीक है। लिक्विड सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से फायर लगवा सकता है, ठीक है, एक्सप्लोजन करा सकता है जब वाटर और एयर के साथ आएगा। तो हम क्या बता दे रहे थे, गलत कर रहा, ये गलत है, यहाँ करेक्ट पूछा ना, तो ये बात गलत है। दूसरा पढ़ो, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ द टूथपेस्ट। अरे भैया आपके नमक में टूथपेस्ट है सब कोई बोलते रहते हैं, तो उसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है भैया एक इंग्रेडिएंट के तौर पे हमारे टूथपेस्ट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरीके से ऐसा होता है कि जो हमारे दांत में जो पीलापन होता है, ठीक है, जो थोड़ा दाग वाग होता है, ठीक है, तो उसको हटाने का काम करता है और टीथ को पूरी तरीके से वाइट रखने का काम करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है मेरे भाई, ठीक है, करेक्ट पूछा था, यही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 19 हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन, ठीक है, हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बैलून, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज द बैलून राइजेस द ऑल्टीट्यूड ऑफ इन द एटमॉस्फेयर इट विल बी। क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, क्या कह रहा है, ज़मीन पर तुम क्या किए, एक बैलून लिए, ठीक है, उसमें क्या किया, पूरी तरीके से हाइड्रोजन भर दिए हो, ठीक है, उस बैलून में हाइड्रोजन पूरी तरीके से भर दिए हो। अब वो क्या हो गया कि वो बैलून जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसका एल्टीट्यूड जो है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एल्टीट्यूड में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा साइज में, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से फ्लैटेंड टू डिस्क लाइक शेप बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, या फिर उसका साइज जो होगा मेरे भाई वो इंक्रीज़ होगा। तो हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बैलून अगर जैसे जैसे वो एल्टीट्यूड में ऊपर जाता है तो वो साइज में मेरे भाई इंक्रीज़ होगा। बोलेगा कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि भैया जैसे बैलून ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज़ होगा तो जो बैलून में तुम क्या डाले हो, हाइड्रोजन डाले हो, तो इसके अंदर तो जो भी प्रेशर होगा ना मेरे भाई, ऊपर में एटमॉस्फेयर में तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन बैलून में तुम हाइड्रोजनेटेड पूरे तरीके से हाइड्रोजन डाले हो, तो इसमें तो प्रेशर है ना अंदर में, तो ये प्रेशर जो है वो क्या होगा, तुम डाले हुए हो तो वो हमेशा यहाँ पर भी नीचे वाले में भी एक ही जैसा सेम रखे हो और आगे में भी सेम रखे हो, तो वो आगे बढ़ते जा रहा है। आवाज़ में कोई इश्यू है क्या, ये एक बंद क्यों हो गया है सिग्नल, मेरे को आजकल ज़्यादा ही डर लगने लग गया ये सब, नहीं तो दोबारा से मेहनत कराएगा यार, चेक भी नहीं कर सकते हम अभी बीच में। चलो ठीक है, जो होगा देखते हैं। हाँ क्या बोल रहा था, हाँ तो जो बैलून है मेरे भाई उसमें हाइड्रोजन डाला हुआ, ठीक है, तो हाइड्रोजन जैसे जैसे मतलब वो बैलून ऊपर जाएगा, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, लेकिन अंदर में जो बैलून है उसमें तो है ना भैया, उसका प्रेशर जो अंदर में है वो इसको बाहर की तरफ धकेलना स्टार्ट करेगा, तो उससे जो है ना साइज वो बढ़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये समझे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये बात तो कल ही रिपीट हुआ है, ठीक है, कि भैया जो वेलोसिटी है साउंड का एयर में इंक्रीज़ होगा विद द टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस तरीके से। भले जानते हैं वार्मर जो होगा तो जो साउंड अगर जो जैसे वार्मर टेम्परेचर है, ठीक है, या गर्म हवा है, ठीक है, तो उसमें जो साउंड ट्रैवल है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्यों, क्योंकि जो वार्मर एयर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक तरीके का हायर कैनेटिक ये शो करते हैं, ठीक है,
ठीक है, तो जिसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, अरे यार गर्म हवा करते हो, सीधी सी बात है, ठंडा हवा उतना तेज़ी से ऊपर नहीं जाता है ना। ठीक है, वो एक देखे हो ऐसा बलून वाला, ठीक है, जो ऊपर यहाँ आग जलाते हैं तो वो ऊपर उड़ता है, ठंडा हवा नहीं उड़ाता है ना। तो भैया गर्म हवा पर क्लास 8 में हम अपने जब बच्चा को ट्यूशन पढ़ाते थे उस वक्त प्रैक्टिकल उसको करके दिखाए थे। ठीक है, वो जो कॉफ़ी वाला कप होता है ना, उसको लिए, यहाँ हम मोमबत्ती जलाएं, ठीक है, एक तरफ ऐसा रखे थे और इधर से ये उठना राइज़ करने लग गया था। ठीक है, तो भैया जैसे जैसे गर्म हवा होगा ना तो वो ऊपर जाता है, राइज़ होता है। तो भैया जैसे जैसे गर्म होगा तो मतलब कि क्या हो रहा है, राइज़ कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स उसके आगे बढ़ रहे हैं कंपेयर देन अगर जो ठंडा वाला है उससे। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो हवा में जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तो बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये बात सही है, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। ये कह रहा है गलत नहीं, ये गलत पूछ रहा है ना, तो ये बात तो सही है ना कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एयर में वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है, प्रेशर के ही वो ये हो रहा था, बढ़ रहा होता है। अब ये देखो, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। ठीक है, कह रहा है ह्यूमिडिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, नर्मदा। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो कह रहा है कि साउंड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये गलत नहीं कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा है भैया। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब कि जो है भैया पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अब पार्टिकल्स एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो भैया किस में साउंड जल्दी ट्रैवल होता है भैया, इसमें ना। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी टक्कर कर पाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब पूरे ही मत कर देना सॉलिड वाला, नहीं तो बोलेगा कि वहाँ सॉलिड वाला, पूरे वाले होगा तो नहीं होगा ना, थोड़ा थोड़ा है ना। तो भैया वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर डिक्रीजेस एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, नॉट करेक्ट, यही नॉट करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इन एयर में वो डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछ रहा कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट कौन सा है, स्टीम एट 100 डिग्री। ठीक है, भाप का बात कर रहा है 100 डिग्री पर सेल्सियस पे, एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, भाप 100 डिग्री पर और बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे, कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट। नहीं मेरे भाई, कभी खाना बनाए हो? ठीक है यार, एक स्टूडेंट लाइफ में यही है कि ना, सब कुछ करना तो आधा साइंस अपने आप तुम अपने नज़र के सामने देख लेते हो। ठीक है, और हम रहे हैं बचपन से अलग। ठीक है, तो हम खाना भी बनाए। ठीक है, तो जब तुम ऊपर बनाओगे ना ये वाला, कभी कुकर निकालना, ठीक है, ये कुकर या कभी जब कढ़ाई वाला, तो यहाँ पर ही पूरी तरीके से ये हटाओगे ना, तो वो भाप का जो झुला हम लोग का हाथ में जो पड़ता है ना, उससे जल्दी झुला जाते हैं कंपेयर करो तो वो बॉइलिंग वाटर वाला। ठीक है, तो ये सेम नहीं होता है। अगर स्टीम का बात करें 100 डिग्री पे और बॉइलिंग वाटर का अगर बात करें 100 डिग्री पे, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं है। स्टीम का जो है ज़्यादा हीट रहता है, ठीक है, जो बॉइलिंग वाटर होता है उसे। क्यों? क्योंकि जो स्टीम होता है ना, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वेपोराइज हो रहा था, हवा उड़ रहा था, उस वक्त तुम कभी छू करके, कभी घर में ही अगर हो, कहीं पे भी हो, तुम प्रैक्टिकल कर लो ना, इतना हमको समझाने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम छूना, ठीक है, गर्म पानी को छूना, और जो गर्म पानी या मतलब कि ठीक है, कढ़ाई लेना या कोई भी चीज़ बॉयलर वाला लेना, ठीक है, उसमें पानी डालना, ठीक है, पानी डालना, और उस पानी को एक उंगली से छूना, और वो भाप ऊपर होगा ना, उस भाप में थोड़ा कुछ देर रखना, डिफरेंस समझ में आ जाएगा खुद ही। ठीक है, इतना बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू दैट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई कि लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन जो है आइस का, वो इक्वल बता दे रहा है किसके, वेपराइजेशन ऑफ वाटर का? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है मेरे भाई। लेटेंट हीट जो है फ्यूज़न ऑफ आइस का, ठीक है, वो अलग है, और ये वेपराइजेशन ऑफ वाटर का अलग है मेरे भाई। ठीक है, समझे? क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वाटर का, वो बहुत ज़्यादा तुमको हायर देखने के लिए मिलेगा आइस के ये से। ठीक है, तो ये बात भी गलत है, 1 भी गलत बोला, 2 भी गलत बोला, तो ऑटोमेटिकली आंसर 3 है मेरे भाई। ठीक है, तीसरा देख लो, इन एयर कंडीशनर, हाँ ठीक है, AC है ना, हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एंड एट द इवेपोरेटर कॉइल्स एंड इज इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, ऐसे भी सही आंसर आ चुका है। एयर कंडीशनर AC जो होता है मेरे भाई, वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? तो जो रेफ्रिजरेटर में हो रहा होता है उसी में ना, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन
साइकिल के ये पे काम करता है। तो जिसमें भैया हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ से, लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन में, मतलब कि रूम को पूरी तरीके से ठंडा करता है ना, और गर्म वाला बाहर कर देता है, इसी से चलते हैं। तो एयर कंडीशनर का ना 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, ठीक है, एक्सपेंसन वेल्व हो गया और इवोपरेटर्स है, ठीक है। तो ये सब अपने आप में काम करेगा। तो जो कंप्रेसर होता है ना, जो कंप्रेसर होता है, ठीक है, वो क्या करता है भैया, जो इसमें रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल के भी काम करता है ना, तो उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो रेफ्रिजरेंट उसमें गैस होता है, कभी मेरे घर में है वो, तो उस जब खुला था ना, तो खुला था तो हम देखे थे एक तरीके का कंप्रेसर होता है, गैस कंप्रेसर, बोल रहा कि भैया ये ख़राब हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर को भी ये करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, और प्रेशर उसमें इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, प्रेशर उसमें इंक्रीज़ कर देता है। इसलिए तुम देखने के लिए मिलेगा कि हम यहाँ ना प्रैक्टिकल वाला वीडियो दिखाते तो ज़्यादा ईजिली अच्छे से समझ में आता, ठीक है। मतलब कि ऐसा है कि भैया कैसे हम समझाएं इसको। एयर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द इवोपरेटर कॉइल्स, ठीक है, एंड इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर सॉइल। बस इतना जानो मेरे भाई, 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, और इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वेल्व होता है और इवोपरेटर होता है। सबके काम बटे हुए हैं। और जो भैया ये जो बोल रहा है कि भैया इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल, ये बात सही है। और इवोपरेटर कॉइल पे क्या बोल रहा है, इन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द इवोपरेटर कॉइल्स। तो सबके काम बटे हैं। तो जो रूम वाला होता है एक्सट्रैक्ट करने वाला, वो इवोपरेटर कॉइल पे होता है, और भैया इजेक्ट आउट जो करता है कंडेंसर पे। इतना बात खत्म करो, ठीक है। हम प्रैक्टिकल के लिए यहाँ वीडियो भी लेकर के नहीं आए ना, तो दिखा देते, बस समझ में आ जाता अच्छे से, ठीक है। और बहुत पुराना क्वेश्चन है ये सब, अभी इतना नहीं हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि पूछेगा आप। डिफ्यूज़न, ये रिपीट है मेरे भाई, कल भी आया था। डिफ्यूज़न ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, कैसे होता है डिफ्यूज़न मेरे भाई। तो डिफ्यूज़न कैसे होता है, डस्ट पार्टिकल, कभी गांव में रहे होगे जो लोग, वो देखा होगा, या कहीं घर में ही अगर कोई, जैसे हम लोग गांव वाले में बहुत ज़्यादा ईजिली स्कैटर, हम लोग साइंस देख ही लेते हैं पूरी तरीके से। गाँव में वैसा छतरी वाला घर होता है, ठीक है, हम कभी नानी घर गए थे तो वहाँ होता था, ठीक है। यहाँ से एक होल होता है, तो यहाँ से पूरा जो लाइट घुसता है, और इस रूम में जितना डस्ट होता है ना, वो सब कुछ दिख रहा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो भैया डिफ्यूज़न ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। हम डिफ्यूज़न तभी देख पाएंगे जब हमारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में। अगर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है तो हम लाइट को नहीं देख पाएंगे, डिफ्यूज़न को ही बेसिकली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर तुमको डिफ्यूज़न देखना है बेसिकली, देखो उसको क्या देखना होगा, डस्ट पार्टिकल्स को देखना है। हम लोग उड़ते रहता है यार, देखना तुम अपने घर में जहाँ भी हो ना, वहाँ पर ही क्या करना कि पूरी तरीके से रूम को डार्क कर देना, पूरी तरीके से रूम को डार्क कर देना। एक कहीं से छोटा सा होल रखना जहाँ से सनलाइट पूरी तरीके से डायरेक्टली एंटर करे रूम में, उसके बाद दिख जाएगा वहाँ डिफ्यूज़न, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्टोपस क्या है मेरे भाई, ऑक्टोपस क्या है, एक मोलुस्क है, ठीक है। ये देख रहे हो, फाइलम मोलुस्क, ठीक है ये, ओके। एन आर्थ्रोपोड, इचिड्रॉम, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक है। मोलुस्क, ऑक्टोपस आर द सेफलोपोड्स क्लास विद इन द मोलुस्क, जिसके किस लिए जाना जाता है, नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस, सॉफ्ट बॉडी एंड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम के लिए जाना जाता है, ठीक है। बाकी ये देख लेना यार, नाम ही इन लोग का ऐसा है, हेमी चोरडेट, ठीक है। ये मैरीन इनवर्टिब्रेट्स है, जैसे कि एक्रोन और वॉर्मन, इंचिड्रम्स, ठीक है। स्पिनी स्किन्ड मैरीन एनिमल्स, जैसे कि स्टारफिश हो गया, ठीक है, सी ऑर्चनस हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, ठीक है। ये दिस आर द जॉइंट्स, लेग्स एंड द स्केलेटन, जैसे कि इंसेक्ट या कैप्स हो गया, ठीक है। यहाँ फिगर्स में दिख रहा है क्या, ये वाला फिगर, ठीक है, सारे फिगर है ही, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलो ठीक है। तो फिर विद रेफरेंस टू द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बींग को ध्यान में रखो, और उसके बाद देखो, इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ SCl, ठीक है, ये SCl है, ठीक है, SCl सिक्रेटिन, अरे यार ये सिक्रेटिन है, ठीक है। सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूड्रम, ठीक है। सिक्रेटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है मेरे भाई, ड्यूड्रम, कल याद है लीवर वाला, ठीक है, वही वाला।
तो भैया सेक्रेटिन जो है वो रिलीज़ होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब हमारा पीएच जो होता है ना ड्यूनड्रम का वो ड्रॉप जब नीचे गिर जाता है ना तब, ठीक है, एक सर्टेन लेवल से जब नीचे गिरता है तब वो सीक्रेट होता है। उसके वजह से क्या होता है कि रेगुलेट करने का काम करता है, पीएच जो वैल्यू है ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो कैसे करेगा, तो वो स्टिमुलेट करता है पैनक्रिया को कि भैया तुम रिलीज करो, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करो, ठीक है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक जो हो करके रखता है वहाँ पर ही पूरे इन्वायरमेंट को, उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये बात जो है मेरे भाई सही है, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा देखो, एंट्रोगैस्ट्रोन, ठीक है, एंट्रोगैस्ट्रोन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अब ये बात भी सही है, ठीक है। अब इसमें कौन सा इंट्रोगैस्ट्रॉन्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको, शॉर्ट में CCK बोलते हैं, लेकिन कोलेसाइटोकिनिन किनिन कह सकते हैं, ठीक है। और एक गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसे GIP कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना मत जाओ यार कॉमिक क्या पूरा कॉम्प्लेक्स नाम में, ठीक है, याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, किस रिस्पॉन्स में, तो भैया इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फैटी, कहाँ गया, फैटी एसिड, ठीक है, मतलब उसको एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, बिल्कुल उसी के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो इनहिबिट करता है जो गैस्ट्रिक एसिड होता है ना सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन हो रहा होता है उसको इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है, ओके, समझे। तो इसके ही प्रेजेंस में ही ये निकलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे स्टॉमक को ओवरलोड होने से, जो फूड और फैट है उससे ओवरलोड होने से बचाता है, ठीक है। ये हेल्प करता है कि भैया जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे हमारा डाइजेशन अच्छे से हो, और जो फैटी फूड्स है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है, ताकि जो है धीरे धीरे तोड़ो तो पूरा बॉडी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब भी कर पाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 1 और 2 भी करेक्ट है, तो कितने करेक्ट पूछा है, दोनों ही करेक्ट पूछा है। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक, ठीक है, 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द वैल्यू ऑफ G ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी, न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि अर्थ का जो रेडियस है ना अगर उसको हम श्रिंक कर दे, ठीक है, इतना है, अब उसको कम कर दे, ठीक है, बाई 1%, 1% से कम कर दे, तो उसका जो मास है, ठीक है, रिमेनिंग सेम, तो वैल्यू बता दो G का अर्थ सरफेस पे क्या होता है वैल्यू, ठीक है। तो मेरे भाई G का वैल्यू पढ़ करके आए होगे Gm/r², यही ना पढ़े होगे, है ना, जहाँ पर G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M क्या है, मास है अर्थ का, और ये R क्या है मेरे भाई, रेडियस है अर्थ का। तो ये R को ही बोल रहा है कि 1% कम हो गया है, ठीक है, 1% कम हो गया, ठीक है। तो हम 1% के लिए आसानी के लिए अपने को लेते हैं, ठीक है, G' यही निकालने के लिए बोला है, Gm, ठीक है, वो सब कुछ सेम रखा है, यहाँ रेडियस को बोला है कि 1% कम कर दिया, ठीक है। तो हम 1% 1% मतलब कि पूरी तरीके से नहीं, चलो 100 ले लेते हैं, और 100 का हम लोग 1.1 कर देते हैं, तो मतलब कि यहाँ 0.9 कर देते हैं, ठीक है। ये रेडियस है मेरा, और यहाँ स्क्वायर था ना मेरे भाई, तो ये स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब इसका, अब 0.99 का अगर स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो वो 0.9999 कितना आएगा, 0.9801 आएगा, ठीक है। तो मतलब अब जो G' आया, ठीक है, अब जो G' आया मेरे पास कितना आया है, G ऑन द अर्थ सरफेस, यही ना, तो हम G को डैश बोले हैं क्योंकि एक तो G ये वाला है ना मेरे भाई शुरू वाला, ठीक है, कि G = Gm/r², ठीक है। तो ये G' हम निकाल रहे हैं, तो Gm, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ हम कर दिए 0.99 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे भाई G और 0.9801, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। अब परसेंटेज चेंज ही पूछ रहा है, ठीक है, कि 1% का कितना श्रिंक हुआ, तो भैया परसेंटेज चेंज बता दो। अब परसेंटेज का चैप्टर अगर CSAT किए हो तो परसेंटेज का चैप्टर होगा कि भैया क्या होता है कि माइनस करना होता है उसको, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, बटा वहाँ क्या करते हैं CP × 100, तो यहाँ CP नहीं है, यहाँ क्या है G है, और यहाँ क्या है मेरे भाई, फाइनल में G' है और इनिशियल में G है, और उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, तो मेरे भाई ये G और G, अभी G निकल कर गया है, ये G', ठीक है। तो यहाँ बैठाओ
जी नीचे में 0.9801 और इसको माइनस करो जी से, क्योंकि ये जी डैश हम यहाँ बोला ये था ना, इसको हम यहाँ बिठा दिए हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है, जी है, इसको गुना करो 100 से। ओवरऑल पूरा यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम लो करके ऊपर से काटोगे, ये जी कट जाएगा, ओवरऑल तुम्हारा कैलकुलेशन करके आएगा 0.2%, ठीक है। तो 0.2% से भैया क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो कह रहा है कि तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी इंक्रीज बाय 2%, ठीक है, समझे। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर किए होगे, फॉर्मूला वहाँ से प्रैक्टिकल कभी मतलब कि सॉल्व किए होगे न्यूमेरिकल, तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। एन ऑयल टैंकर इज पार्सली फिल्ड, ठीक है, विद द ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेबल रोड विद द यूनिफॉर्म एक्सलरेशन द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल। देन क्या बोल रहा है कि एक टैंक है, फ्री सरफेस है, पूरी तरीके से लेबल सरफेस है, अब उबड़ा खाबड़ कुछ नहीं, ठीक है। और ये क्या है, पार्सली भरा हुआ है, मतलब कि आधा भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है। अब क्या कर रहा है, ये मूव फॉरवर्ड, ये आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन पे, मतलब जो भी एक्सलरेशन है वो यूनिफॉर्म चल रहा है। तो जो फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल देन क्या होगा, तो आगे बढ़ रहा है, तुम आगे बस में कभी देखो, बस में बैठे हो, कभी ब्रेक मारता है, तो ब्रेक में हम लोग क्या होते हैं, वो आगे, हम लोग आगे जाते हैं लेकिन वो पीछे जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से। तो क्या है कि यहाँ पर भी जब आगे जाएगा ना, तो जो क्या होगा कि जो ऑयल है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कि आगे की तरफ कम होगा और सारा ऑयल पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि क्या बोला है कि वो टैंकर की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो जो ऑयल होगा पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्या होगा कि कौन सा है, यहाँ देखो, इज़ इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल विद द लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड, रियर एंड मतलब कि पीछे वाला एंड, ठीक है। यहाँ से क्योंकि टैंक आगे जा रहा है, अगर टैंक पीछे जाता तो वो फिर आगे की तरफ जाता, ठीक है, उल्टा इस तरीके से, ठीक है। फिजिक्स है, एक्सपीरियंस किए होगे अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। ओके, करेक्ट पूछ रहा है मेरे भाई। 4 व्हील व्हीकल है, ठीक है, और वो मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट अ स्पीड व्हील, ठीक है। अगर एक 4 चक्का का गाड़ी है और वो एक सर्कुलर ये में पूरी तरीके से घूम रहा है, किसमें, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा उस वक्त, ये मेरे को तुम बता दो, ठीक है। अब मेरे भाई कोई भी चीज़ अगर जब सर्कुलर घूम रहा है तो क्या लग रहा होता है, उसमें 2 तरीके के फोर्स लग रहे होते हैं, क्लास 11th फिजिक्स अच्छे से पढ़े होगे तो ध्यान में आ रहा होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, 2 तरीके के। क्या कर रहा है, ये बोले ना कि 4 व्हील का व्हीकल है, वो घूम रहा है पूरी तरीके से सर्कुलर पाथ में और स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस वक्त वो जो है एक्सपीरियंस करेगा दोनों ही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो इनवर्ड फोर्स होगा, कहाँ की होगा, इनवर्ड फोर्स होगा, ठीक है, जो वो हेल्प करेगा कि वो जो व्हीकल्स है कि उसको एक सर्कुलर पाथ में घूमते रह दिया जाए, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करेगा भैया, वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, आउटवर्ड की तरफ लगेगा, ठीक है, व्हीकल पे आउटवर्ड लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि भैया इनर्शिया के वजह से लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ, किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज़्यादा हुआ किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है, तो जो व्हीकल्स है ना वो आउटवर्ड स्कीड करेगा, ठीक है, और अपने ये पे क्या करेगा, अपने आउटर व्हीकल्स पे ओवरटर्न कर जाएगा मेरे भाई। तो ये तभी होगा मेरे भाई जब स्पीड जो व्हीकल का होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और ये बोला भी है कि स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ये सर्कुलर जो पाथ है उसका रेडियस भी क्या है, कम है, तो कम होगा, और स्पीड ज़्यादा होगा तभी ये होगा, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भैया वो आउटर व्हील पे ओवरटर्न कर जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, ये स्कीड आउटवर्ड्स, ठीक है, बाहर की तरफ करेगा, ठीक है, इनवर्ड नहीं होगा, उल्टा बात कर रहा है। और ये इनर व्हीकल्स पे नहीं, आउटर व्हीकल्स पे, इनर व्हीकल्स पे कहाँ लगाएगा, ठीक है। ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते, तो 2 को काटते तो ऐसे भी आ जाता, और ठीक है 1 तो है ही, ठीक है, अब 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, और भैया आउटवर्ड की लगेगा, इनवर्ड कैसे लगेगा, ऐसे लॉजिकली भी जा सकते थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, ई, ठीक है। एन क्या बोल रहा है,
एजर्सन है। एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन अ मरकरी बट गेट इमर्स इन अ वाटर, ठीक है, आयरन का बॉल मरकरी पर फ्लोट करता है लेकिन वाटर में क्या होता है, डूब जाता है। तो भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, और उसका डेंसिटी की वजह से आयरन बॉल फ्लोट कर रहा है अगर मरकरी पे, तो भैया डेंसिटी जो मरकरी का है वो हाइयर है ना, किससे, आयरन से। और अगर एक बायोंसी फोर्स भी पड़े होंगे, ठीक है, उसमें नीचे से लग रहा होता है ना भैया, आयरन बॉल पे लगेगा बायोंसी फोर्स, ठीक है, तो वही बैलेंस कर देगा ना, ठीक है। एक बात शान से बात, आयरन बॉल अगर फ्लोट कर रहा है तो भैया सीधा से जानो स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी इसके वजह से हो रहा है, ठीक है, तो ये बात सही है, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ द मरकरी, ये बात गलत है। क्या बोला, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन जो है वो ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा होता तो फिर फ्लोट कैसे करता, ठीक है। आयरन मोर देन द ग्रेविटी ऑफ द मरकरी, ये गलत है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है भैया क्या होता है, मतलब कि एक तरीके का डेंसिटी हम कह रहे हैं ना, वही तो पहले में बोले डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें अगर देखो कि अगर मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करो, ठीक है, मरकरी का, तो वो 13.6 है, ठीक है, 13.6 है, ठीक है। और वाटर का अगर बात करोगे, ठीक है, वाटर का उससे उससे कम है, मतलब कि 1 कह सकते हो कि वाटर से 13.6 गुना, ठीक है, 13.6 गुना ज़्यादा है, ठीक है, मरकरी का। और अगर आयरन का बात कर लो, ठीक है, आयरन का बात करो तो 7.85 है। और ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ द मरकरी, नहीं, आयरन का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे भाई 7.85 है और मरकरी का 13.6 है और वाटर का 1 के आसपास है, ठीक है। तो ये गलत बोल दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट, नहीं, ये बात गलत है, रीजन फॉल्स हो गया। तो रीजन फॉल्स यहाँ सी में ही दिखता है मेरे को और कहीं नहीं दिखता है, बात खत्म करो, आगे बढ़ो। विथ रेफरेंस टू द ब्लड इन नॉर्मल पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा बात सही होगा, ठीक है, नॉर्मल इंसान में अगर ब्लड की बात करें तो उनमें से देखो कि कौन सा बात सही है, ठीक है। कंपेयर टू द आर्टरीज वेन्स आर लेस नंबरस एंड द होल्ड लेस द बॉडीज ब्लड एट एनी गिवन टाइम्स, ठीक है। यहाँ पूछा क्या करेक्ट है, ये गलत है। ब्लड सेल कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द, नहीं, उससे ज़्यादा रखता है। वाइट ब्लड सेल WBC आर मेड बाय द लिम्स नोड्स ओनली, नहीं, लिम्स के साथ साथ और भी रहता है। द ब्लड सेल हैज़ अ मोर प्लेटलेट्स दैन द WBC, वाइट ब्लड सेल के पास कह रहा है कि ये करेक्ट पूछा था ना, करेक्ट। तो जो ब्लड सेल, द ब्लड हैज़ अ मोर प्लेटलेट्स किससे, दैन WBC, ये बात कह सकते हैं कि सही है। भैया ब्लड हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में ही होता है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, है कि नहीं, ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन मेरे भाई, एक तो उसका प्लाज्मा होता है, एक होता है रेड ब्लड सेल जिसे हम RBC कहते हैं, एक होता है वाइट ब्लड सेल जिसे हम लोग WBC कहते हैं, और एक होता है प्लेटलेट्स जो कभी कट छूट जाए तो उसमें मदद करता है, ठीक है। तो जो ब्लड में होता है ना, ब्लड में भैया ज़्यादा प्लेटलेट्स होता है WBC के जगह। वाइट ब्लड सेल क्या कहता है, एंटीजेंस, ये हमारे पास मतलब कि कोई भी डिजीज वजीज है, कोई बारिश है, एंटीवायरस है, तो उससे वो लाइट लड़ने के लिए काम करता है। प्लेटलेट्स हमारे कट छूट गए, कहीं पर खून निकल रहा है तो उसको जल्दी से भरने का काम करता है कि नहीं। तो प्लेटलेट की अगर हम बात करें ना, प्लेटलेट करीबन 1.5 लाख से लेकर के 4-4.5 लाख प्लेटलेट होते हैं पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है, और ये WBC से कहीं ज़्यादा है, ठीक है, करेक्ट पूछा था, यही बात सही है। द ब्लड हैज़ अ मोर प्लेटलेट दैन WBC, बिल्कुल ये बात सही है, बाकी सारे वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है, बता दो। प्रियॉन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल, नहीं, प्रियॉन्स स्मॉलेस्ट लिविंग नहीं है मेरे भाई। प्रियॉन्स क्या है मालूम, एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है, प्रोटीन, हाँ, इन्फेक्शियस प्रोटीन कह सकते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, जिसके वजह से क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होता है हमारे एनिमल्स में, ठीक है। तो ये तो मेरे भाई कह रहा है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल, ये तो सेल है ही नहीं, ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन्स पार्टिकल्स है, पहला गलत हो गया मेरे भाई। द सेल वॉल ऑफ अ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ एमिनो शुगर, सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ एमिनो शुगर,
ठीक है, एमिनो शुगर का बना होता है। ये बात गलत है। जो सेल वॉल है माइकोप्लाज्मा का, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है मालूम? पेप्टिडोग्ली कैन, ठीक है, ना कि, अच्छा से लिखना यार मेरे भाई, पेप्टिडोग्ली कैन, ठीक है, इससे बना होता है, ना करके एमिनो शुगर से, ठीक है, ये बात भी गलत होगी। विरियोइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब ये बात मेरे को करेक्ट है कि जो विरोइड्स है ना मेरे भाई, ये क्या होते हैं? स्मॉल सर्कुलर आरएनए एजेंट्स होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को और कॉज करते हैं बहुत सारे डिजीज, ठीक है मेरे भाई। और इनमें प्रोटीन्स नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन्स मतलब कि ये जो इनकोड होता है ना, उससे प्रोटीन नॉट इनकोडेड बाय एनी प्रोटीन्स, ठीक है। और ये लोग जो होता है कह सकते हैं कि ना ही प्रोटीन से इंक्लूड भी नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं। और वायरस है तो मेरे भाई या तो डीएनए होगा, ठीक है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या तो फिर आरएनए होगा, ठीक है, ओके, एज देयर जेनेटिक मटेरियल। और वो कवर्ड किससे होगा मेरे भाई? कैप्सिड से कवर होगा, ठीक है। तो विरोइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स, बात सही है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, तो वही तो बोले डीएनए है या तो आरएनए है, ठीक है। इनक्लोज बाय नॉट इनक्लोज बाय प्रोटीन्स, नॉट इनक्लोज बाय प्रोटीन बट कवर्ड बाय कैप्सिड्स, ठीक है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होगा, यार भाई डीएनए है, यहाँ अंदर में जेनेटिक मटेरियल्स होता है ना, ठीक है, तो वो कैप्सिड से ये होता है, ठीक है। तो ये बात जो है मेरा भाई सही है। तीसरा, रिकेटिसिस लैक सेल वॉल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेल वॉल लैक्टिस करता है, ये बात गलत है। रेकेटिसिस हैव अ सेल वॉल, ठीक है। और वो भी किस चीज़ का बना होता है मेरे भाई मालूम? लिपोपॉलीसेक्राइड और पेप्टिडोग्लाइन्स, जो भी हम कुछ देर पहले ही बात किए थे, ठीक है, उनसे, ठीक है। तो ये गलत है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द ह्यूमन किडनी कंसिडर द फॉलोइंग, इसको हम समझाने वाले नहीं हैं, इसके लिए हम एक वीडियो दिखाते हैं पहले, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ना, समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुकना। किडनीज हमारी बॉडी में मौजूद पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। किडनीज की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे पेट में बैक साइड पर स्पाइन यानी बैकबोन की दोनों साइड पर रिब्स के नीचे मौजूद होते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो राइट किडनी लेफ्ट किडनी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है। इसकी वजह यह होती है कि पेट में राइट साइड पर लिवर मौजूद होता है जिसने पेट में काफ़ी स्पेस ऑक्युपाई की होती है, जिसकी वजह से राइट किडनी ज़रा सा डाउन मौजूद होता है ताकि लिवर को स्पेस मिल सके। किडनी की शेप की अगर बात की जाए तो किडनी की शेप किडनी बीन की तरह होती है और इसका साइज एक एडल्ट ह्यूमन में तकरीबन एक फिश जितना होता है। किडनीज का कलर रेडिश ब्राउन होता है और किडनी की लेंथ 4 to 5 इंचेस, विड्थ 2 to 3 इंचेस और थिकनेस 1 इंच तक होती है। किडनीज हमारी बॉडी में 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: ऑस्मो रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, हार्मोन्स प्रोडक्शन, एसिड बेस बैलेंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। चलें अब किडनी की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। यह किडनी की सिंपल डायग्राम है। हमारी किडनी की सबसे बाहर वाली वॉल या लेयर को रीनल कैप्सूल कहा जाता है। ये लेयर टफ फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और ये हमारी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस लेयर के बाहर फैटी टिश्यू भी मौजूद होते हैं जो हमारे किडनी को मजीद प्रोटेक्शन और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ किडनी की ऊपर वाली साइड पर गौर करें तो आपको एक पायरामिड शेप स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये स्ट्रक्चर एक ग्लैंड है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद होता है और इस ग्लैंड का किडनी के फंक्शन के साथ कुछ खास रिलेशन नहीं होता। हमारा किडनी एक साइड से कन्वेक्स और एक साइड से कॉनकेव होता है। कॉनकेव साइड पर ये जो हाईलाइटेड रीजन आप देख सकते हैं इसको हाइलम कहा जाता है। इस रीजन को आप किडनी का एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको मजीद 3 स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। रीनल आर्टरी, ये एक ब्लड वेसल है जो एब्डोमिनल एओर्टा से निकलकर किडनी की तरफ जाती है। ये ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को लेकर किडनी में भेजती है। रीनल वैन, ये ब्लड वेसल किडनी से ब्लड को लेकर इंफीरियर वेना केवा में भेजती है जहाँ से फिर ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। रीनल पेल्विस, हाइलम में मौजूद थर्ड स्ट्रक्चर जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है, ये एक लार्ज डक्ट होती है जो यूरिन को कलेक्ट करके यूरेटर में भेजती है और यूरेटर से फिर यूरिन ब्लैडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा के रास्ते बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है।
अगर हम रीनल कैप्सूल को पील करें तो नीचे जो किडनी का रीजन हमें नजर आता है उसे रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। किडनी को स्लाइस करने पर आपको कॉर्टेक्स रीजन कुछ यूं दिखाई देगा। रीनल कॉर्टेक्स के बाद किडनी का इनर रीजन रीनल मेड्यूला कहलाता है। रीनल मेड्यूला पायरेमिड शेप्स में मौजूद होता है और एक किडनी में तकरीबन 8 to 18 पायरेमिड्स मौजूद हो सकते हैं। रीनल पायरेमिड्स के दरमियान के रीजन को रीनल कॉलम कहा जाता है। यह रीजन पायरेमिड्स को सेपरेट करता है। रीनल कॉलम बेसिकली रीनल कॉर्टेक्स की ही एक्सटेंशन होता है। यकीनन आपने सुन रखा होगा कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में ही मौजूद होते हैं, रीनल कॉर्पसल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। जबकि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स मेड्यूला रीजन में मौजूद होते हैं, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। रीनल मेड्यूला में हर पायरेमिड के एपेक्स पर यूरिन कलेक्ट होता है। इस रीजन को रीनल पेपिल्लाई कहा जाता है। रीनल पेपिल्लाई एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं जिसे माइनर रीनल कैलिक्स कहा जाता है। 3 माइनर रीनल कैलिसेस मिलकर मेजर रीनल कैलिक्स बनाते हैं और फिर मेजर रीनल कैलिसेस मिलकर पेल्विस बनाते हैं, जहां पर सारी कैलिसेस से यूरिन कलेक्ट होता है। रीनल पेल्विस फिर यूरेटर के साथ जाकर मिलता है, जहां से यूरिन ब्लैडर में स्टोर होने के लिए जाता है। ब्लैडर में जब एक स्पेसिफिक अमाउंट में यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो फिर हमें यूरिनेशन की अर्ज महसूस होती है और इस तरह हम यूरिन को यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। होपफुली आपको किडनी की बेसिक एनाटॉमी सारा वीडियो देख लिए, पूरा नहीं समझना था बट किडनी का फंक्शन चल रहा था तो सोचे कि पूरा देख ही लो, बाद में क्या ही दिक्कत होगा। ठीक है, अब ये देखो, अब पढ़ो, कंसिडर करना है इम्पोर्टेंट करेक्ट को। ठीक है, आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रेनल आर्टरी। वीडियो में बोला था कि भैया ब्लड में फिर से वापस जो है ये भेजता है ब्लड को। ठीक है, तो वो क्या नाम बोला था, रेनल आर्टरी बोला था। ध्यान से वीडियो देखे कि नहीं देखे मेरे भाई। ठीक है, वो रेनल आर्टरी बोला था या रेनल वेन बोला था। ठीक है, तो वो नहीं, आर्टरी नहीं बोला, क्या बोला, रेनल वेन बोला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसको गलत कर देता है। ठीक है, अब फ्रॉम बॉमेंस कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड passes through teeny tubes where much of the glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein। ठीक है, तो ये बात भी अगर वीडियो देखे होगे ध्यान से तो मेरे भाई ये बात भी सही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये है सही, पहला तो गलत है। ठीक है, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं किए, 5 मिनट का वीडियो ही दिखा है मेरे भाई, क्योंकि भाई वो इतना हम भी यहाँ इमेज लगाए थे, लेकिन वो सोचे कि चलो ठीक है ना, वो वीडियो वाला अच्छा ही है, पूरी तरीके से सब कुछ 3D के मामले से समझा रहा है तो समझाने देते हैं ना। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल इचिनोड्रम्स आर विविपोरस, ये बात गलत है, ये सारे विविपोरस नहीं होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ओविपोरस होते हैं। ठीक है, मीनिंग मतलब ये अंडा देते हैं। विविपोरस लोग क्या होते हैं कि अपने जैसे लिव यंग को, ठीक है, अपने जैसे वाले को ही जन्म देते हैं। ठीक है, ये अब बोलोगे ये पहले क्या है ये तो बताओ, तो ये भैया मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जैसे स्टार फिश हो गया ना, वही सारे लोग। ठीक है, ओके, नॉट करेक्ट, बाकी सारे के सही है। राउंड वर्म्स नो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, बोनी फिश स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट और कार्टिलेजिनस फिशेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये सारे बात सही है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 हो गया। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरली कंटेन ग्लाइसिन, सेरीन एंड ट्राइसिन। ठीक है, बोल रहा है कंपल्सरली कंटेन ग्लाइसिन, सेरीन एंड ट्राइसिन, ये बात गलत है। ग्लाइसिन, सेरीन, ट्रायोसिन्स ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं हैं ह्यूमंस के लिए, ध्यान रहे। इनको कंसिडर किया जाता है नॉन एसेंशियल और कंडीशनल एसेंशियल। ठीक है, मतलब ये सारे सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं, मतलब बॉडी में हो सकते हैं। ठीक है, कब, तो भैया एक नॉर्मल कंडीशन के तरफ पे। ये कंपलसरी कह रहा है, ह्यूमन डाइट शुड कंपलसरली कंटेन, इतना नहीं, ये भैया मेरे को बॉडी में भी बन सकता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है मेरे भाई, तो पहला गलत है। पहला गलत कहाँ होता है, डी में ही होता है ना, बाकी कहीं तो होता ही नहीं है।
एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। जो एसेंशियल ह्यूमन एसिड है भैया, जो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो कैन नॉट बी सिंथेसाइज, कह रहा ना, एसेंशियल ह्यूमन एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडीज। एसेंशियल ह्यूमन एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडीज, ये बात सही है, ठीक है, कैन नॉट सिंथेसाइज्ड, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बाहर से मतलब डिमांड सप्लाई के आधार पे इसको ये किया जाता है, ठीक है, जैसे कि डाइट ले लिए तुम, ठीक है, तो डाइट से इसमें हम लोग फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं ह्यूमन के लिए, ठीक है। नाम याद रख पाओगे? नाम याद रख पाओगे? बताएं, देखते हैं। हिस्टिसिडिन, ये 9 एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स हैं, ठीक है। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, ठीक है, फिर फेनालानाइन, ठीक है, थ्रेओनाइनाइन और ट्राइपोटोफैन, ठीक है, और लास्ट वाला वैलिन। याद रह पाएगा तो रख लेना मेरे भाई, ठीक है। यार क्वेश्चन ज़्यादा है या टाइम आज ज़्यादा, इतना कैसे लग गया? एक्सप्लेन 2 ही पेज किए हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं। टिक्स एंड मिथ्स आर एक्चुअली, क्या है ये सारे टिक्स एंड मिथ्स क्या है? ये दोनों जो है ना मेंबर है आर्कनाइड्स के, ठीक है। टिक्स एंड मिथ्स आर द टाइनी आर्कनाइड्स, ठीक है, रिलेटेड टू किस पे? स्पाइडर फैमिली से, ठीक है, उधर से। और ये क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट, ये सब तो ये सब रिपीटेड भी हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है भैया? डिफरेंट क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। ये पहले भी रिपीटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस द लॉस ऑफ द लिम्ब इन द स्नेक इज एक्सप्लेन बाय द फेनोमेना ऑफ, ठीक है। पहले सांप में भी ना लिम्ब हुआ करता था, ठीक है। एक वीडियो है, ठीक है, ऐसा सर्च करना यूट्यूब में। हम यहाँ फिर दिखाने अभी बैठ गए ना, तो वैसे भी हम लोग लेट में है, अभी देख रहे हो 51 मिनट, ठीक है। हाउ लेग्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द स्नेक इवोल्यूशंस, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का है, ठीक है। वो समझा रहे हैं अच्छे से पूरे तरीके से सांप को दिखा करके। तो कैसे कैसे सांप में पहले ऐसा लिम्ब हुआ करता था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया, कैसे हुआ, तो वो अच्छे से वहाँ दिखाए हैं। तो वो हुआ है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। उस फेनोमेना को कहते हैं यूज़ एंड डिसयूज़, ठीक है। धीरे धीरे कम यूज़ होने लगा तो डिसयूज़ होने लगा, मतलब कम यूज़ होने लगा तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है, एवोल्यूशंस के साथ। तो यही एक तरीका है, ठीक है, फेनोमेना, उस फेनोमेना को वही कहते हैं, ठीक है। देखना उस वीडियो को जा करके, यही सर्च करना डायरेक्ट, हाउ लेग्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द स्नेक इवोल्यूशंस, ठीक है। बड़ा अच्छा से दिखाएगा वीडियो, ठीक है। Among the living organism, which one of the following is the most responsible factor for the bringing about the origin of the new species? New species लाने के लिए most responsible factor कौन सा है मेरे को भाई ये बता रहा है? तो भैया म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन कहने का मतलब है कि चेंज, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का हमारे ये में चेंज हो रहा है तो वो म्यूटेशन से ही हो रहा है, ठीक है। म्यूटेशन ही अल्टीमेट सोर्स कहते हैं। कितने भी न्यू जीन्स हो गए या एलिस आना है, ठीक है, ये सारे अगर होना है तो वो म्यूटेशन के ज़रिए से होगा। म्यूटेशन कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा कभी भी अंदर अपने जीन में एक जगह सा चेंज आ गया, अब उसके वजह से जो चेंज आया है वो यहाँ नया वाला में दिखेगा, ठीक है। कुछ साल फिर आएगा, फिर किसी भी तरीके का जीन में चेंज आ गया तो वो धीरे धीरे वहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन द फॉलोइंग मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो वो म्यूटेशन के वजह से ही होता है, ठीक है, समझे। म्यूटेशंस कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। और वो कैसे? ऑफ स्प्रिंग तक पास हो जाता है, एक से दूसरे तक। म्यूटेशन दोनों ही हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। हार्मफुल हुआ तो भैया मार देगा तुमको, ठीक है, डिजीज़ कर सकता है, डेथ कर सकता है। बेनिफिशियल हुआ तो भैया एडवांटेज देगा तुमको तुम्हारे इन्वायरमेंट में, तो ठीक है, सबको। और अगर न्यूट्रल है तो भैया ठीक है, न्यूट्रल का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन मेक द मोर लेदर इन हार्ड वाटर, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन मेक मोर लेथर, लेथर का मतलब झाग है, ठीक है, झाग इन हार्ड वाटर। हाँ ये बात सही है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है बहुत ज़्यादा झाग बनाता है हार्ड वाटर में। क्यों बनाता है? क्योंकि सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्म द सॉल्यूबल कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम साल्ट विद द हार्ड वाटर। क्लास 10th में ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बात भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों ही सही है मेरे भाई। तो दोनों सही कहाँ होता है? ए में होता है, ठीक है। अब क्लास 10th में अगर याद आ रहा होगा तो ऐसा टेबल था, ठीक है,
ठीक है। और वो एक तरफ लिखा होता है सोप और एक तरफ लिखा होता है डिटर्जेंट, ठीक है, और दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं वहाँ पर ही, ठीक है। फिर सोप का हम लोग एक हाइड्रोजन टेस्ट भी करते हैं, पॉप पॉप साउंड जैसा, ठीक है, ये याद आ रहा होगा, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जा रहे भाई, हम साइंस पढ़ाने के लिए भी नहीं बैठे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज़ हायर दैन द प्योर वाटर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी वाटर सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा प्योर वाटर से, ये बात सही है, ठीक है। ये बात नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू पूछा ना तो, लेकिन ये बात सही है। एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट टू द सॉल्यूशन इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल, नहीं, एडिशन ऑफ सॉल्यूट नहीं, ठीक है। एडिशन ऑफ सॉल्यूट कर कह रहे हैं सॉल्यूशन में, तो वो मेरे भाई इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज करेगा वाटर पोटेंशियल को, ना कि इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा था, यही गलत है। वाटर वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर ऑफ द प्रेशर प्योर वाटर, ये बात सही है। सही वाला को छोड़ दो ना यार, ठीक है, रोक करके खुद पढ़ लेना वैसे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर मच मोर दैन द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, ये बात गलत है कि नहीं गलत है, सो बताओ। कल भी लाइट वाला या कुछ वाला था, ठीक है, जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला फ्लूट वाला था सब, है ना। तो शॉर्टर वेवलेंथ लाइट होगा ना, वो ज़्यादा स्कैटर होगा। क्यों ज़्यादा स्कैटर होगा? क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा इंटरेक्ट किसके साथ? पार्टिकल के साथ, ठीक है, या उसके पाथ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसके साथ। तो उसके हमको जब ज़्यादा दिखेगा कि ज़्यादा स्कैटरिंग दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्शंस में दिख रहा है, ठीक है। लंबा वाला में क्या होगा कि वो उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा, तो वो स्कैटर लेस करेगा। सिंपल से इसका एक होता है, हम लोग पढ़ते ही हैं, रेले स्कैटरिंग, ठीक है, वही इस फेनोमेना को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। दूसरा पढ़ो, द स्पीड ऑफ द विजिबल लाइट इन वाटर इज 0.95 टाइम्स एट द स्पीड इन द वैक्यूम, ये बात गलत है। स्पीड ऑफ जो विजिबल लाइट होता है वाटर में, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.95 नहीं 0.75 टाइम्स होता है, ठीक है, द स्पीड इन द स्पीड ऑफ वैक्यूम्स, ठीक है। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है, बच क्या गया? तीसरा देखते हैं। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेडियो वेव्स जनरेटेड कैसे होता है? रैपिडली चेंजिंग और एसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स का, ठीक है। एंटीना और ट्रांसमिटिंग डिवाइस याद है, ठीक है। और वो ऑसिलेशन क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है और प्रोपगेट होता है कैसे? थ्रू स्पेस से, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, ठीक है, वेरिएटेट के साथ, ठीक है। और वो कहाँ अपने साथ में, मतलब कि वो जो रेडियो होता है ना, वो रिसीव करता है उस सारे डिकोडेड इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है, जो भी ब्रॉडकास्टिंग होते हैं। तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस बाय द रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, बिल्कुल, कैसे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस और एंटीना के थ्रू से, ठीक है। तो ये पहला बात सही है, मतलब तीसरा बात सही है। चौथा पढ़ो, टू डिटेक्ट ओवर द स्पीडिंग व्हीकल्स, ठीक है, पुलिस यूज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेव्स। अरे डॉपलर इफेक्ट क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, ये गाड़ी आ रहा है इधर से, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो पुलिस में, डॉपलर इफेक्ट में क्या करेगा कि भैया एक हाई वेव फ्रीक्वेंसी भेजेगा, ठीक है, एक रडार गन, ठीक है, वेव भेजेगा, इधर से पुलिस लोग वेव भेजा, ठीक है। अब ये कितना तेज़ी से फिर से ऐसा रिफ्लेक्ट होकर के उसके तौर पर आ रहा है, ठीक है, तो उसी के इस्तेमाल करता है, उसी को ही डॉपलर इफेक्ट कह रहा है। तो ये बात जो है मेरे भाई वो सही है, ठीक है, ये बात सही है। तीसरा चौथा डी में है, मारो बात ख़त्म करो, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से कौन सा बात सही है ये बताओ मेरे को, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द सोमाटोट्रोपिन, ठीक है, सोमाटोट्रोपिन क्या पढ़ोगे यार? सोमाटोट्रोपिन गोज अप व्हेन द पर्सन एक्सरसाइजेस, ठीक है। जब पर्सन, हम लोगों को बचपन से ही बोला जाता है एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज इसलिए ही करा जाता है कि जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो जो प्रोडक्शन है सोमाटोट्रोपिन का, ठीक है, वो ऊपर जाता है, ठीक है, जब पर्सन, कोई भी इंसान एक्सरसाइज करता है तो, और जब वो ऊपर जाता है तो वो क्या स्टिमुलेट करता है? वो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, वो क्या रिलीज़ करता है? ग्रोथ हार्मोन को। कहाँ से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है, जिसके वजह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात सही है। मेंस टेस्टिस प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन, मेंस का जो टेस्टिस है वो प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। तो ये बात सही है मेरे भाई, पढ़े होगे क्लास 10th में 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर में, वहाँ पर ही है कि नहीं। मेंस टेस्टिस प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि उसको
क्या करता है, हेल्प करता है भैया बैलेंस द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस, ठीक है, ये बात भी सही है मेरे भाई, 1 2 भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, वुमेन्स एड्रेनल ग्लैंड्स सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये बात भी सही है। वुमेन्स का जो एड्रेनल ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, उसको हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, किस चीज़ को, मसल्स मास को और बोन के डेंसिटी को, ठीक है। और साथ में ये जो स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, ठीक है। हालांकि ओवरी तो हम सब जानते हैं कि मेन सोर्स है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का, ठीक है, तो वो सब बातें नहीं जाना है। तो 1 2 3 जो है वो सही है, 1 2 3 सही है। चौथा देख लेते हैं, स्ट्रेस causes the adrenal to release very less amount of cortisols than usual। स्ट्रेस के वजह से, स्ट्रेस causes the adrenal to release more amount of cortisols than usual, ना कि less, और ये यहाँ क्या बोल दिया, less, ठीक है, तो ये बात गलत हो गया, ये 4 गलत किए, तो बी इज़ द राइट आंसर। और वैसे भी बी हम लोग सही मार्क करके रखे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना कि कौन सा नेचुरल फेनोमेना को कंसिडर करो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू द विच दिस फेनोमेना इज मिराज फॉर्म, ठीक है। मिराज क्या होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूशन देखने के लिए मिलेगा कि तुमको समंदर में गए, नहीं समंदर में नहीं, तुम डेजर्ट में गए और दिख रहा, कहीं पानी दिख रहा होगा तुमको, है ना। तो ये कैसे होता है, कॉज्ड बाय लाइट ब्लेंडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू द डिफरेंट एयर ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है। डिफरेंट एयर टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये सिर्फ दिखता है, ठीक है। तो हमको मल्टीपल इमेज बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, जो एक्चुअली में है भी नहीं, वो चीज़ भी देखते हुए बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई। तो वो कैसे होता है, तो वो होता है टेरेस्ट्रियल हीटिंग से। जितना ज़्यादा तुमको हीट, ऐसा नहीं देखोगे कभी धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में ऐसा लहर फेंकता होगा, ठीक है, तो वहाँ तो दूर में दिखा होगा करीब पानी दिख रहा है, तो वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन्स है, तो वो टेरेस्ट्रियल हीटिंग की वजह से होता है। और दूसरा जो उसके पीछे का कारण होता है मेरे भाई, वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टेरेस्ट्रियल हीटिंग की वजह से होता है। तो मेरे भाई 1 और 3 जो है वो सही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन सब बचपन में ही पढ़ चुके हो। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एन एंड्रोसियम्स एंड द गाइनोसियम्स मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम्स द फेनोमेना इज नोन एज, ठीक है। अब बोलोगे पहले हमको यही नहीं पता है एंड्रोसियम गाइनोसियम्स क्या क्या है, तो तुम क्या क्या हमको बता रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, एंड्रोसियम्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का, ठीक है। और ये क्या है, गाइनोसियम्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मैच्योर कह सकते हैं फ्लावर का, ठीक है। तो ये दोनों अगर अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, ये कह रहा है ना, मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम्स, तो इस फेनोमेना को, इस प्रक्रिया को हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डाइकोगेमी, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी, ये ठीक है, ये सही है। मोनोगमी सिंगल वाला का बात हो रहा होगा, हेट्रो मतलब बहुत सारे का बात हो रहा है, एयर को कुछ अलग सा बात है, ठीक है। ओके 1 घंटा हो गया यार, ये लास्ट क्वेश्चन करके हम यहाँ रोक देंगे आज, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, प्लांट को देखो, नाम पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। बोगेनविला, ठीक है, बोगेनविला है, कार्नेशन, कोका, ग्रैप्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया बताओ विच ऑफ दिस प्लांट्स प्रोपागेटेड बाय द स्टीम कटिंग, ठीक है, किसको हम लोग प्रोपागेट कर सकते हैं स्टीम कटिंग से। अच्छा, एक भी ऐसा प्लांट होगा कि जिसमें तुम स्टीम कट करो और वो मर जाएगा, भैया प्रोपागेट ही करने ना, दूसरा जगह जा करके लगाना ही है ना, तो क्या दिक्कत है। तो भैया ये जो है ना, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, दिस प्लांट इज़ वाइडली इजली प्रोपागेटेड यूजिंग द स्टीम कटिंग्स, ठीक है। कार्नेशन आर ऑल्सो कॉमनली एंड द कॉमर्शियली प्रोपागेटेड थ्रू द यूज ऑफ स्टीम कटिंग्स, ठीक है। कोकोआ क्या है, कोकोआ ये भी देखो, प्रोपागेटेड बाय द स्टीम कटिंग स्पेशली फॉर द कॉलोनल मल्टीप्लिकेशन और द हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है। ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है, कॉमनली प्रोपागेटेड इन एग्रीकल्चर एंड द नॉट हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है, यूजिंग द वेरियस वेजिटेटिव मेथड्स इंक्लूडिंग द स्टीम कटिंग्स ऑफन कॉल्ड द सेट्स इन द सम कंटेक्स्ट, ठीक है। देख रहे हो, तो सारे के सारे, तो ये वैसे भी लॉजिक वाला, ठीक है। ये रोकते हैं आज, यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों आज हम लोग का टारगेट होता था 5 पेज का, ठीक है, हम डेली दिन 5 पेज का हम किए हैं, 5 पेज में जितने क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन आज 3 पेज में ही इतना टाइम हो गया। शायद एक्सप्लेन हम लंबा कर रहे हैं या ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पता नहीं, या हम धीरे चल रहे हैं, पता नहीं, ठीक है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।